हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी विद राजा साहब पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार यूपी टीजीटी के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत हम लोगों ने दोस्तों हमारा एक जो टॉपिक दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, उसके बारे में बात कर ली थी। उसके अंतर्गत हमने पहले बात करी थी बेसिक त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति के बाद में हमने उसी के अंदर बात करी थी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में, यानी कि हमारे त्रिभुजों के हल के बारे में, और त्रिभुज का सर्कल के साथ में जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग संबंध हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो होती है उसके बारे में बात करी थी। आज हमारा ये लेक्चर रहेगा एपी के ऊपर। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है दोस्तों, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो ये आप लोगों का अलजेब्रा का बेसिकली भाग है। और अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो ये आप लोगों को दोस्तों आपका फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट दे रखा है सारणिक यानी कि मैट्रिक्स वाला पोर्शन, उस मैट्रिक्स वाले में अगर आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो नीचे लिखा हुआ है अंक गणितीय गुणोत्तर हरात्मक श्रेणियाँ तथा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों के पदों से बनी हुई श्रेणी का योग, ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी अर्थमेटिक श्रेणी, जिसे हम कह सकते हैं अंक गणितीय श्रेणी के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हरात्मक श्रेणी के बारे में बात करेंगे यानी एचपी के बारे में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। और उसके बाद में आप जो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसका सम का एक फार्मूला है वो, और एक क्यूब का फार्मूला है वो, बस उसके बाद में आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन सारणिक में से एक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एपी है क्या आखिर में। और आज मैं पहले से लिखा हुआ लेकर के आया हूँ ताकि अपना जो है टाइम वेस्ट ज़्यादा ना होकर के हम समझने पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसका मतलब क्या है, तो आपके पास में सपोज करिए कोई सीरीज है। क्या है? कोई सीरीज है। जैसे कि आप मान लीजिए ये आपके पास एक सीरीज है T1 फिर T2 फिर T3 अप टू Tn तक, ठीक है। अगर इन सभी नंबर्स के अंदर, इन सभी पदों के अंदर अगर हम देखें और लगातार दो पदों का अंतर हम अगर देखते हैं तो वो पदों का जो अंतर होगा वो अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट द कंप्लीट सीक्वेंस, तो आप लोग ऐसे सीक्वेंस को कह दोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है कि जो भी आपके पास में सीक्वेंस है, सीरीज है, उस सीक्वेंस के अंदर आपके लगातार दो आने वाले पदों का डिफरेंस जो है वो कंटिन्यूअसली पूरी की पूरी सीक्वेंस के लिए सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप उसे एपी कह सकते हैं, ठीक है। और जो अंतर होता है दो पदों का उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसे आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कॉमन डिफरेंस जो होता है इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्मॉल डी से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स of a sequence is constant throughout the sequence, then sequence is known as AP, arithmetic progression, and this difference is called common difference। समझ में आ गई बात? तो आप अगर डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का लगातार पदों का अंतर लेते हैं और वो पूरी की पूरी सीरीज के लिए अगर सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो आप ऐसी सीक्वेंस को एपी नाम दोगे।
और जो अंतर आएगा लगातार सभी में सेम, उस अंतर का आप नाम दे दोगे कॉमन डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिया गया है कि इफ़ T1 T2 Tn अप टू Tn तक जा रहा है, ये एक सीक्वेंस हो जाएगी जिसमें T2 माइनस T1 करो, T3 माइनस T2 करो, Tn माइनस 1 पद तक करो। तो इन सभी का अगर आप दो दो पदों का अंतर देखेंगे तो देखो ये अंतर जो है ये अगर सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो आप उसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस। और अगर ऐसा है तो फिर आप इस T1 T2 T3 से लेकर Tn तक जो मैंने ये लिखे हैं, इन सभी को किस में कहोगे आप, AP में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप कहोगे, अंक गणितीय श्रेणी के अंदर आप इसको गिनोगे। तो आपको अगर कोई सीक्वेंस दी गई है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ माइनस 4, ऐसे लगातार 2-3 पदों के लिए चेक करेंगे कि डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो वो AP नहीं है, अगर सेम डिफरेंस आ रहा है तो वो आपकी AP हो जाएगी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों अब हम जो है एक AP लिखने जा रहे हैं, जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखने जा रहे हैं कि अगर ऐसा पैटर्न है तो आप उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी इक्वेंस को कह सकते हैं। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A, आपके पास में कोई अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन दे रखी है उसकी फर्स्ट टर्म, पहला पद, प्रथम पद जो है वो आपका है A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, उसका सर्वांतर यानी सभी पदों का जो अंतर है वो कितना है, D। देन स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ AP विल बी, तो अगर भाई आप फर्स्ट टर्म को मान रहे हैं A और आपका कॉमन डिफरेंस को आपने मान लिया D, तो AP कैसी दिखेगी, तो वो इस प्रकार की दिखेगी, पहला पद A, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस D जुड़ेगा तो A प्लस D, फिर A प्लस 2D हो जाएगा क्योंकि इसमें भी D जुड़ जाएगा, फिर इसमें D जुड़ेगा A प्लस 3D, तो ऐसे D जुड़ते जुड़ते कहाँ तक जुड़ेगा, जितने पद है यानी n पदों तक। तो लास्टवा पद क्या हो जाएगा, AN प्लस ND। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? तो जनरल अपीयरेंस आपकी जो AP का है वो कैसा होगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D अप टू A प्लस ND तक। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के ये चीज़? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स की जो आप लोगों के डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, या इनसे जो क्वेश्चंस है वो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं। तो पहला नोट पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला नोट पॉइंट हो जाएगा nth टर्म ऑफ AP। अगर आप किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म लिखना nth टर्म यानी कि अंतिमवा पद लिखना चाहते हैं तो आप उसे रिप्रेजेंट करने का पहले जो तरीका है वो याद होना चाहिए। एक होगा AN, एक हो जाएगा TN। इन दोनों में से आप कोई भी एक टर्म यूज करोगे nवा पद रिप्रेजेंट करने के लिए AP का, ठीक है, TN या AN। और ये जो अंतिम पद है TN या AN, ये इक्वल किसके होगा, तो ये इक्वल होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D के। किसके इक्वल होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D के। समझ में आ गई बात? तो nth टर्म AP का क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर है? तो nth पद आपको AP का याद रखना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस और ट्रिक्स जो है वो इसी पर बेस होगी। तो आपका कोई भी अंतिम पद अगर आपको लिखना है किसी भी सीक्वेंस का तो आप लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। D क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, A क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और N माइनस 1 हो जाएगा एक, जितने की N पद की जो सीरीज है उसमें से एक पद कम लेंगे हम, N माइनस 1 तक ही जाएंगे। फिर सम ऑफ N टर्म्स, तो ये जो आपने अलग अलग N पदों से श्रेणी जो है आपको मिली है उसमें N पद है, तो इन सभी N पदों को अगर हम जोड़ते हैं तो उन सभी का जो योग होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल हो जाएगा इसके SN
इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई विथ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन किसके इक्वल होगा? n/2 मल्टीप्लाई विथ 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर हो गया? ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि किसी भी सीक्वेंस के n पद हैं तो उन n पदों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? और इसी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी को ही क्या लिखेंगे? n/2 इंटू a प्लस an, क्योंकि an क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर देखो n-1 प्लस, अगर यहाँ पर 2a को अलग अलग लिख दिया जाता तो ये फॉर्मूला आ जाता, तो हमने ये लिख दिया। तो शॉर्टकट क्या है? एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन। ठीक है, तो a प्लस ए एन गुणा n/2 ये होता है आपके किसका? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP के जो n पद हैं उन सभी का योग ये होता है। समझ में आ गई बात? कितना होता है? n/2 मल्टीप्लाई विथ a प्लस ए एन। क्लियर है? पहला पद और लास्टवा पद गुणा करोगे इन दोनों को ऐड करके, किससे? नंबर ऑफ टर्म्स से, यानी पदों की संख्या कितनी थी, और फिर आप 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट आ जाएगा, अगर आपका कॉमन डिफरेंस, जिसे मैंने आपको बोल दिया स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अगर वो कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, कितना? d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आप ऐसी AP को यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहोगे? इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि D यानी कि कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ी संख्याओं का डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। और बड़ी संख्याएं जैसे जैसे आगे आ रही है तो आप उसे क्या कह दोगे? इंक्रीजिंग फंक्शन कह दोगे। समझ में आ गई बात? तो इंक्रीजिंग AP क्या हो जाएगी? जिसमें कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर जो D है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अरे भाई देखो, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग है। अगर आपका जो है ये D सर्वांतर डिक्रीजिंग हो, यानी कि कम हो रहा हो, या हम ये कह सकते हैं कि बाकी के कंपैरिजन में ये कम है, तो D लेस देन 0 जब होगा तो आप ये कहोगे कि ये डिक्रीजिंग AP है, यानी कि अब जो AP है उसका अंत हो रहा है, डिक्रीज होने वाली है, डिक्रीजिंग AP है, यानी धीरे धीरे एक डिक्रीज हो रहा है कोई चीज़, तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा ही जब वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? तो D ग्रेटर देन 0 है तो आप कहेंगे कि ये एक इंक्रीजिंग AP है। D अगर लेस देन 0 है तो आप कहेंगे ये एक डिक्रीजिंग AP है। ठीक है, और अगर D इज इक्वल टू 0 ही आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? और D 0 आने का मतलब 2 पदों का अंतर 0 हो जाए। 2 पदों का अंतर 0 कब हो सकता है? तो 2 पदों का अंतर 0 तब होगा जब उन दोनों के अंदर एक दूसरे में कोई बात करने वाला हो ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, अगर D बराबर 0 है और कांस्टेंट AP हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी के पदों का जो अंतर है दो के वो 0 ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि D बराबर 0 पर जो AP होगी वो एक कांस्टेंट AP होगी। कांस्टेंट AP का मतलब है आपका एक ही संख्या होगी। कोई सपोज करिए 2 है तो 2 2 2 2 2 2 ऐसे, 3 है तो 3 3 3 3, एक ही सीरीज चलती रहेगी। समझ में आ गई बात? तो आपका D जो है ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग, और 0 है तो फिर आप क्या कह दोगे? 0 है भाई, और क्या कहोगे? नेक्स्ट आ जाता है 5th नंबर पर हमारे, अगर AP के अंदर 3 टर्म्स को पहले मानना हो, भाई 3 टर्म्स कोई भी AP में मानने हैं, 4 टर्म्स मानने हैं, 5 टर्म्स मानने हैं, तो अगर आपको 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स आपको मानने हैं अगर AP के अंदर, तो वो हो जाएंगे क्या? A माइनस D, फिर A और A प्लस D। ये किसके लिए है? ये 3 टर्म्स वो हैं जो कल AP के अंदर आपके, ये जो 3 टर्म्स है AP के अंदर, ये A माइनस D, A प्लस D जो है आपका, ये क्या दिखा रहा है
कि आपका AP के अंदर पहला वाला जो पद होगा A माइनस डी वो सबसे बड़ा हो सकता है या सबसे छोटा, तो सबसे छोटा होगा, फिर A बड़ा होगा, फिर A प्लस डी हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो 3 टर्म्स AP के अंदर कौन कौन सी है? A माइनस डी, A प्लस डी। फिर 4 टर्म्स अगर AP में माननी है तो आप मानोगे A माइनस 3D, A प्लस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी। क्लियर है। फिर 5 टर्म्स अगर हमें AP के अंदर माननी है तो A माइनस 2D, A माइनस डी, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D। समझ में आ गई बात। क्लियर है। तो अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन के अंदर कि लेट अस एज्यूम दिस इज बस, ठीक है, तो आपके पास कोई बस है, सपोज करिए, सॉरी बस नहीं, यहाँ पर ये जो है अगर आपके पास में कोई 3 संख्याएं हैं, सपोज करिए 3, 2 और 1। अब 3, 2 और 1 है अगर, और 3, 2, 1 में से 3 में से कुछ घटाया जाए तो 3 से कम आएगा। बीच वाली संख्या यानी 2 को एज इट इज रखा जाए और 1 के अंदर कुछ ऐड किया जाए तो ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। ठीक है। तो 3 टर्म्स AP की कौन कौन सी हो जाएगी? A माइनस डी, A प्लस डी। 4 टर्म्स कौन सी हो जाएगी? A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D। 5 टर्म कौन सी हो जाएगी? A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो एक बार आप वापस से बोलेंगे कि AP होती क्या है। तो AP क्या है? बेसिकली इफ डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कांस्टेंट throughout the sequence, then sequence is known as AP. This difference is called common difference. Let us assume first sequence is T1, T2, T3 up to Tn तक। तो इसमें T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, Tn माइनस Tn माइनस 1 तक। तो ये आपका डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है तो आप इसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। फिर आपका फर्स्ट टर्म अगर हमने AP की A मान ली, कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया, तो AP कैसी दिखेगी? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू N प्लस ND। ठीक है। फर्स्ट टर्म सॉरी nth टर्म अगर हमें AP की लिखनी है तो वो हो जाएगी A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स लिखनी है तो n/2 इंटू A प्लस n/2 मल्टीप्लाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, या आप कह सकते हैं n/2 अपॉन n/2 गुणा A प्लस AD। समझ में आ गई बात। A प्लस AD यानी अंतिम पद और आपका प्रथम पद दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करो n के साथ और 2 का डिवाइड कर दो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? D ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा आपका, D लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, और D इक्वल टू 0 है तो आप कहेंगे कांस्टेंट AP है, इसमें सभी पद बराबर हैं। फिर 3 टर्म्स अगर हमें AP में कोई कंसीडर करने हो तो आप कंसीडर करेंगे A माइनस डी, A प्लस डी। 4 टर्म्स अगर इन AP में कंसीडर करने हैं तो A माइनस डी, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। 5 टर्म्स अगर चाहिए हैं तो A माइनस 2D, A माइनस डी प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस 2D। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट AP से संबंधित जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप लोगों को इन सभी फार्मूलाज को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है कि आपका 5 टर्म्स मानने हैं तो आप A माइनस डी, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D के रूप में मानेंगे। अगर आप अलग तरीके से कोई और मानते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर 3 का है तो ये मानोगे, 4 का है तो ये, 5 का है तो ये, फिर आगे की बातें जो है हम दोस्तों अभी कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर होता है इम्पॉर्टेंट बातें, जो फॉर्मूलाज है वो कंप्लीट। अब आपका 6th पॉइंट आ जाता है दोस्तों, इफ़ A1, A2, A3 अप टू AN तक कोई एक सीक्वेंस है, वो सभी किस में है? AP के अंदर है, और किसके साथ में? कॉमन डिफरेंस D के साथ में ये सभी AP में है। कौन कौन? तो भाई एक हमने सीक्वेंस मानी है A1, A2, A3 अप टू AN तक, और वो AP के अंदर है, ऐसा हम कह रहे हैं। कॉमन डिफरेंस है इसका D। क्या है कॉमन डिफरेंस? D है इसका कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो अगर आप इस AP के अंदर इसके जितने भी पद हैं A1, A2, A3, AN तक, इन सभी पदों के अंदर अगर कोई एक संख्या K लेकर के
चाहे तो आप उस के को सभी में जोड़ो, चाहे आप के को उन सभी पदों में से घटाइए। क्या करें, या तो के को आप पूरी एपी के अंदर ऐड करो या फिर आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर है, ये समझ में आई बात पहले कि कोई नंबर के है उसको आप एपी के अंदर या तो पूरी एपी में जोड़ो या पूरी एपी में से घटा दो। तो आपके किसी एक नंबर को पूरी एपी में से कांस्टेंट एक ही पद है, ठीक है, के एक ही रखना, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और अगली वाली में कुछ और, नहीं, सभी की पूरी सीक्वेंस के लिए के एक ही रहेगा। और वो के अगर आप प्लस करते हैं चाहे आप के को माइनस करते हैं पूरी सीक्वेंस के अंदर से, तो भी उसके कॉमन डिफरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका कॉमन डिफरेंस जो पहले डी था वही डी रहेगा। समझ में आ गई बात। तो आप एपी के अंदर सभी पदों में अगर कोई संख्या एक फिक्स है वही घटाते हैं या वही संख्या पूरी की पूरी सीक्वेंस में ऐड कर देते हैं। तो चाहे घटाइए चाहे ऐड करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एपी के अंदर उसके कॉमन डिफरेंस पर, डी की जगह डी ही रहता है। ठीक है, चलिए फिर अगर आपकी इच्छा करें भाई मैं तो गुणा करूँगा, तो अगर आप गुणा कर देते हैं एक ही संख्या का पूरी की पूरी किससे, पूरी की पूरी सीक्वेंस से एक संख्या कोई आपने ली के उसका गुणा कर दिया, तो फिर आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी के हो जाएगा। यानी कि जो पहले आपका कॉमन डिफरेंस था उस कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई हैं। अगर आप के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हैं तो आपका के से पूरा का पूरा कॉमन डिफरेंस का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपसे मतलब सीक्वेंस से बात हो रही थी, समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए फिर अगर आप के से डिवाइड करते हैं पूरी की पूरी सीक्वेंस को, तो आप कॉमन डिफरेंस को भी डिवाइड कर देंगे के से। समझ में आ गई बात। तो प्लस माइनस करने पर कॉमन डिफरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं, गुणा करने पर आपका कॉमन डिफरेंस का भी गुणा हो जाएगा। अगर आपके पास में आपने भाग दिया है पूरी की पूरी सीक्वेंस के अंदर, तो आपके कॉमन डिफरेंस में भी उसी संख्या से भाग चला जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये था हमारा 6th पॉइंट जो होता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7th पॉइंट क्या हो जाएगा। तो 7th पॉइंट हो जाएगा एपी आपने कोई एक ली, पहली एपी आपने कोई एक ले ली, एपी फर्स्ट जिसे हम कह रहे हैं, एपी फर्स्ट आपने ले ली, सपोज करिए A1 A2 A3 अप टू AN तक, और कॉमन डिफरेंस इसका मान लीजिए है D1। ऐसे ही दूसरी वाली जो इक्वेशन होगी जिसका टर्म्स मान लो B1 B2 B3 Bn तक है और कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया D2। तो अगर हम A1 प्लस माइनस A2 करें, यानी दो जो आपको सीक्वेंस दे रखी है उन दोनों सीक्वेंस का आप चाहे तो प्लस करें एक दूसरे से या दोनों सीक्वेंस जो है उनको माइनस कर दें। तो भाई चाहे तो आप प्लस करिए चाहे माइनस करिए, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो भी फिर प्लस माइनस हो जाएगा दोनों इक्वेशंस का। समझ में आई बात। तो ये पॉइंट क्या है कि दो एपी आपको दे रखी है, एक AP1 है एक AP2 है। ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, D1 D2 है। तो आपको दोनों चीज़ें दे रखी है, सीक्वेंस भी दे दी, उसका कॉमन डिफरेंस भी दे दिया। अब अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों के दोनों जो सीक्वेंस है अलग अलग, उन दोनों सीक्वेंस को अगर आप ऐड करोगे तो उन दोनों सीक्वेंस का जो अलग अलग बकरा था, सॉरी दोनों सीक्वेंस, बकरा नहीं भाई बकरा गलती से वर्ड निकला, दोनों सीक्वेंस का जो अलग अलग कॉमन डिफरेंस था वो दोनों का जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो D1 प्लस D2 हो जाएगा। अगर आपने एक सीक्वेंस में से दूसरी सीक्वेंस को घटाया तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली सीक्वेंस का जो भी रेडियस है या जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है या जो भी है, मतलब पहली वाली चीज़ का, उसमें से दूसरी वाली चीज़ को आप घटा दोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो पहली वाली एपी का जो कॉमन डिफरेंस है D1, दूसरी वाली का है D2, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कब, जब आप उन दोनों एपी में से किसी एक में से एक को घटाते हैं या जोड़ देते हैं तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा
8th पॉइंट आ जाता है कि अगर हमारे पास A1 A2 AN ठीक है तक कोई नंबर है और वो सभी किस में है, AP में है, और AP में कैसे है, कॉमन डिफरेंस D के साथ में। तो अगर आप इस सीक्वेंस में से ऑड नंबर्स के जो भी है, जैसे देखो A1 लिया, A3 लिया, A5 लिया, AN तक लेंगे हम, ठीक है। तो कॉमन आपके जो है ऑड नंबर्स वाले जितने भी पद हैं, कितने, ऑड प्लेस पर जो भी आ रहा है ऑड नंबर वाले, ठीक है। तो ऑड नंबर वाले जितने भी आपके नंबर्स आ रहे हैं कि भाई ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, फिर ये फिफ्थ है, ऐसे उनको आप लेते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस फिर होगा 2D, ठीक है भाई। पहले कोई सीक्वेंस थी जिसमें सभी पद थे A1 से लेकर AN तक और उसका कॉमन डिफरेंस D था। अब उस क्या हुआ कि जो आपका चैप्टर था, सपोज करिए उसके अंदर AN तक अपनी गिनतियाँ लिखी हुई थी। अब हम चाहते हैं कि विषम संख्या पर आने वाले जो स्थान हैं उनको हम बाहर निकालें, यानी A1 A3 A5 इनको हम बाहर निकालेंगे, और इनको जैसे ही बाहर निकाला तो इनका कॉमन डिफरेंस तो होगा 2D। और अगर हम बात करें A2 A4, ये एक सेकेंड, A1 नहीं होगा यहाँ, ये अच्छा 3 सही है। तो देखिए भाई यहाँ हो जाएगा A1, फिर A4 लिया, फिर आपने A7 लिया, A10 लिया, तो आपको दिखा कि 1 और 4 का डिफरेंस कितना है 3, 4 और 7 का डिफरेंस कितना है 3, तो इसलिए इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3D। ऐसे ही यहाँ पर 1 - 2 है तो 1 - 3 है तो 2, 3 और 2 5 का डिफरेंस 2, तो यहाँ डिफरेंस बार बार 2 चल रहा है, तो आप कॉमन डिफरेंस क्या कह देंगे 2D। समझ में आई बात, क्लियर है। तो कोई भी AP हो उसका कॉमन डिफरेंस अगर D दे रखा हो तो आप उसमें से जो जिस नंबर का आप प्लेस ले रहे हैं उसके डिफरेंस जो आपका प्लेस आ रहा है उसमें से आप डिफरेंस ज़रूर निकालें। किसका डिफरेंस ज़रूर निकालें, तो अगले वाले पद का, ठीक है। उनका डिफरेंस निकालने के बाद आप कॉमन डिफरेंस लिखेंगे जो अपनी, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, पहले क्या करेंगे आप A1 निकाला, A3 निकाला, A5 निकाला, फिर हमने A1 A4 A7 A10 ऐसे निकाला, ठीक है। आपकी श्रद्धा कितने टर्म्स का आप अंतर लेते हुए लिखना चाहते हैं। फिर nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस का nवा पद क्या होता है A + n - 1 × D, एक तो ये होता है। साथ ही साथ आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस का अंतिम पद जो होता है वो होता है फर्स्ट n टर्म्स का योग माइनस सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म्स, ठीक है। तो अंतिम पद कौन सा होगा, जिसमें कि आपकी जो भी सम ऑफ n टर्म्स यानी जितनी भी n टर्म्स है पहली, उन सभी का ऐड कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे किसको, सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म्स को, ठीक है। तो n टर्म्स का निकालेंगे, फिर उसमें से n - 1 टर्म्स निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका कहलाएगा nth टर्म किसी भी सीक्वेंस का। समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके आ जाता है दोस्तों SN, यानी कि सम ऑफ AP। जो AP आपको दी है, जो सीक्वेंस दी है, उसका अगर हम सम करते हैं तो हम उसे S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और n टर्म का योग है तो SN कर देंगे। SN बराबर अगर BN² + BN हो, क्या AN² + BN हो, तो आप जो सीक्वेंस है वो AP में कहलाएगी, ठीक है भाई। कोई एक SN बराबर हमें देके गया कि AN² + BN है। अब हमें नहीं पता कि ये जो हमारा AN² + BN है, ये हमारे पास में एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस AP के अंदर होगा कब, जब इसका फर्स्ट पद क्या हो जाए, प्रथम टर्म क्या हो जाए A + BD, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए 2A। समझ में आई बात, क्लियर है। तो SN = AN² + BN है। इसके अंदर फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं A + BD, और पहाड़ी जो इसका एंटर भाई आप इसके अंदर जाएंगे
कॉमन डिफरेंस आप इसका निकालेंगे, जैसे ही an स्क्वायर प्लस बी एन दिखता है तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2a। कितना आ जाएगा? 2a। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए नेक्स्ट हमारे 11 क्या आ जाता है कि सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस टर्म द बिगनिंग एंड द एंड इन ए एन ए पी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट ए पी एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई भी आपके पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अंदर अगर आप आगे से और पीछे से सेम डिस्टेंस, यानी आगे से आपने थर्ड कोई ऑब्जेक्ट उठाया और पीछे से भी आपने कोई थर्ड ऑब्जेक्ट उठाया, तो जो पीछे आगे वाला थर्ड और पीछे वाला थर्ड है उन दोनों को आप ऐड करोगे तो सभी के लिए ऐसे ही जो है ये कांस्टेंट का काम करेगा। जैसे 4 और आपका 5th का कर दिया जाता, 4 और 4 का कर दिया जाता, 5th का किया जाता। तो ऐसे जो है हमें पता चला कि भाई आपका कोई भी एपी के अंदर आप फर्स्ट टर्म और एपी का लास्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं उन दोनों का क्वेश्चंस का अगर आप क्या करते हैं दोस्तों, भाई लास्ट क्वेश्चन है एक, तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये ऐड करने पर बाकी तरीके से भी आप कहीं पर ऐसे ही ऐड करते हैं तो वो इक्वल ही आता है। यानी A3 भाई स्टार्टिंग की थर्ड और लास्ट की थर्ड दोनों को ऐड करो, स्टार्टिंग की 4th और लास्ट की 4th ऐड करो, स्टार्टिंग की फर्स्ट और लास्ट की n ऐड करो। तो इन सबको जब आप देखोगे, एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास में है एक क्वेश्चन कि इफ़ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि A10 है एक तो, और एक है A15। कितना है? A10 प्लस A15, और वो इक्वल बोल दिया इसने A17, और इसको मैं कर देता हूँ सेम, इसने बोल दिया A17 A के A15 और A10। तो आपका अगर ऐसा होता कि A10 प्लस A15 करने पर इक्वल आ जाता A17 प्लस A के, ठीक है, तो आपको K फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि हमारे स्टार्टिंग के टर्म्स और लास्ट के टर्म्स का ऐड करते हैं तो वो बराबर आता है। तो यहाँ भी देखिए क्या करेंगे, इन टर्म्स का यानी 10 प्लस 15 ऐड करो और इनको भी 13 प्लस K इनको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आप K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमने एक करा, देखो A10 है प्लस A20 है, क्या ये इक्वल होगा A3 प्लस A5 प्लस A22 के? तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये भी 30 है, ये भी 30 है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि आप किसी भी टर्म को अगर तोड़ रहे हो तो उस टर्म को तोड़ने के लिए आपके पास में जितने पहले पद थे, अगर यहाँ 2 है तो सामने भी 2, यहाँ 3 है तो सामने भी 3 पद होना जरूरी है, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा? आपका इक्वी डिस्टेंस वाला, कि आगे से और पीछे से इक्वी डिस्टेंस से आप अगर कोई पद उठाते हैं तो वो इक्वल होता है उनका सम। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? लेकिन वो कब तक वैलिड है? जब तक आपके पास में पदों की संख्या इस तरफ अगर 3 है तो इधर भी 3, इधर 2 है तो इधर भी 2, ऐसा है तो ही आपका ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला वैलिड है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास में ये, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ मैं, ये ए, देखो इफ 6th term and 11th term of AP are respectively 17 and 32, find out 20th term। ये कह रहा है कि अगर आपके पास किसी AP का 6th टर्म है 17 और 11th टर्म है 32, ठीक है,
तो आपको बताना है कि 20वां पद क्या होगा। तो A6 को क्या लिखोगे आप, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n की वैल्यू कितनी है, 6th टर्म यानी 6 माइनस 1 यानी D। तो A प्लस 5D हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना है, 17। ऐसे ही A11 तो हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 32, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर माइनस होते ही ये A से A कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 5D, और इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 15, और ये D बराबर आ जाएगा आपके कितना, 3। जैसे ही D बराबर 3 आया आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो बन जाएगा A प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 17। तो A की वैल्यू आ जाएगी 2, तो D की वैल्यू 3, A की वैल्यू 2, और nth टर्म अपने पास है भाई 20th टर्म का पूछा है तो n कितना हो जाएगा, 20। तो n है, A है, D है, तो A20 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है, 20, तो ये हो जाएगा A यानी कि 2 प्लस 20 माइनस 1 भाई n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 तो 19 गुणा D की वैल्यू कितनी है, 3। तो A20 जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, कंपटीशन का, या आप ये कह सकते हैं कि आपके ये जो है 11th का, भाई ये जो आपका 11th में ही पढ़ाया जाता है, APGP टॉपिक जो है वो 11th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। तो ये अगर आपने सीख लिया तो आपका यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों को? मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। अब आप लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इतना बड़ा अगर देख कर के डर रहे हैं तो डरना नहीं है, आपको एग्ज़ाम में जो है फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो आप इसमें से एक दो स्टेप उड़ा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों आज आप लोगों ने एपी के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है कि एपी का जो है आप फर्स्ट टर्म क्या होता है, आपका डी क्या होता है, फिर आप अगर एपी को लिखना चाहते हैं तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, कोई 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म आपको मानने हैं तो आप कौन कौन से मान सकते हैं, फिर आप ए को कैसे लिख सकते हैं, एस एन क्या होता है यानी कि सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं आज के वीडियो में। आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।